बादशाह हो या सम्राट, किंग तो एक ही है, वो है हमारे प्यारे विराट। तो भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे विराट कोहली के फ्रेंचाइज यानी आरसीबी के बारे में। 2024 के आईपीएल का मिनी ऑक्शन में आरसीबी ने कौन कौन से प्लेयर्स को खरीदा और क्यों खरीदा और उनका प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट प्लेयर वाज यश दयाल। यश दयाल एक लेफ्ट आर्म पेसर है। लेफ्ट आर्म पेसर एक अलग वेरिएशन लेके आता है बॉलिंग डिपार्टमेंट में। तो आरसीबी, आप लोगों को पता है कि आरसीबी ने अहम सब जो रोल्स निभाने वाले पेसर्स को उन्होंने रिलीज कर दिया था, यानी हर्षल पटेल को, जॉश हेजलवुड को। अभी बचा हुआ तो एक ही है, वो है मोहम्मद सिराज। तो सिराज का एक जोड़ीदार चाहिए था। सिराज का जोड़ीदार मतलब अगर आपको जोड़ीदार के रूप में एक लेफ्ट आर्म पेसर मिल जाए तो मतलब पावर प्ले में जो कि थोड़ा सा स्विंग करवा सके और थोड़ा सा डेथ बॉलिंग भी करवा सके, बीच के ओवर्स में भी करवा सके और एक लेफ्ट आर्म एंगल लेके आए, वैसा बॉलर हर एक टीम को चाहिए होता है। इसीलिए आरसीबी ने यश दयाल को देखा। सेकेंड प्लेयर वाज लॉकी फर्गुसन। लॉकी फर्गुसन न्यूजीलैंड से आता है, अंतरराष्ट्रीय एक्सपीरियंस लेके आता है वो बॉलर। और उसके साथ ही लॉकी फर्गुसन का जो की फैक्टर है वो है उसका पेस। तो लॉकी फर्गुसन आरसीबी के पिचेस पे और आरसीबी के लिए एक की फैक्टर साबित हो सकता है। उसके बाद हम जो प्लेयर के बारे में बात करेंगे वो है टॉम करन। देखिए भाइयों और बहनों, टॉम करन के बारे में अगर मैं बोलूं, टॉम करन का वैसा कुछ अंतरराष्ट्रीय एक्सपीरियंस है नहीं। और टॉम करन को उन्होंने क्यों शामिल किया मुझे वैसे मालूम भी नहीं। शायद एक ऑलराउंडर के रूप में उसको देखा। बल्लेबाजी थोड़ा बहुत कर लेता है और बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत मतलब वेरिएशन करता है, थोड़ा कटर वटर डालता है। ये सब मतलब टॉम करन का एक ऑप्शन हो सकता है। लास्ट प्लेयर वाज अल्जारी जोसेफ। भाई अल्जारी जोसेफ के लिए 11 करोड़ भी खर्च लिए ये आरसीबी के लोग, पर उन लोगों को तो पेसर चाहिए था। उनका मतलब पहला टारगेट तो था मिचेल स्टार्क। उन लोगों ने पैट कमिंस के पीछे भी भागे, पर उनको अगर नहीं मिला तो क्या किया जा सकता है। उन्होंने अल्जारी जोसेफ के ऊपर अपना पैसे को खर्च किया। जेराल कोएत्जी के ऊपर उन्होंने खर्च क्यों नहीं किया? इतने मतलब कम पैसे में जेराल कोएत्जी जैसा एक बॉलर जो कि वर्ल्ड कप 2023 का एक एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है, वैसे बॉलर को उन्होंने मतलब नहीं खरीदा, उसके ऊपर बिडिंग ही नहीं किया। मुझे पता नहीं, मालूम नहीं। तो क्या ही किया जा सकता है। अभी अल्जारी जोसेफ के ऊपर उन्होंने भरोसा जताया। और फाफ डुप्लेसी और अल्जारी जोसेफ एक साथ खेल भी चुके हैं जेएसके के लिए, आप लोगों को पता है। सो शायद फाफ डुप्लेसी अल्जारी जोसेफ को कैसा ग्रूम करता है, कैसा सपोर्ट करता है, वो भी एक देखने का बात होगा। और अगर हम आरसीबी के अगर स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट भी नहीं, अगर हम आरसीबी के ऊपर एक ओवरऑल अगर नंबर देना चाहे आरसीबी को, तो कितना देंगे? देखिए उसका अगर हम बल्लेबाजी डिपार्टमेंट देखें, बल्लेबाजी डिपार्टमेंट आरसीबी का बहुत ही मतलब डेंजरस है, घातक बल्लेबाज। ऊपर से अगर आप देखें फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैम ग्रीन, मतलब ये जो 5 बैट्समैन है, ये 5 बैट्समैन के आगे कोई बोल ही नहीं सकता भाई, कोई नहीं बोल सकता। क्योंकि ये लोग जो बैटिंग के साथ जो परफॉर्म करेगा ना, मतलब बॉलर्स का तो पूरा हवा निकल जाएगा। प्रॉब्लम है वो लोअर मिडिल ऑर्डर। क्योंकि आप अगर देखें अच्छे से, अगर आरसीबी के प्लेइंग 11 को अगर आप देखें, पहले आएगा विराट कोहली के साथ फाफ डुप्लेसी, नंबर 3 पे आएगा रजत पाटीदार, नंबर 4 पे आने वाला है ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पे आएगा कैमरून ग्रीन। बढ़िया है, मतलब ग्लेन मैक्सवेल तक तो बैटिंग बहुत बढ़िया है। अगर रजत पाटीदार का अवेलेबिलिटी एक इशू होता है, अगर रजत पाटीदार खेल जाते हैं पिछले वाले सीजन की तरह अगर खेल जाते हैं, तब तो बढ़िया है, मतलब बैटिंग में कोई समस्या नहीं आएगा। अगर रजत पाटीदार ना खेलते हैं, वो एक मतलब समस्या आ सकता है। उसका प्रॉपर बैकअप नहीं है आरसीबी के पास, नंबर 1। और नंबर 2 जो है कैमरून ग्रीन को आपने खरीदा। कैमरून ग्रीन का जो रोल था, मुंबई इंडियंस ने उनको जहां खिलाया था, वो है नंबर 3 पर खिलाया था। आप उसको ओपन करवा सकते हैं, नंबर 3 पर खिला सकते हैं। अभी तक कैमरून ग्रीन ने आईपीएल के स्टेजेस पर नंबर 5, नंबर 6 ये सब जगह में कुछ अब तक बड़ा कुछ किया नहीं, परफॉर्म नहीं किया। सो अभी तक हम नहीं बोल सकते कैम ग्रीन कैसा करेगा फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। और जो कि एक की फैक्टर है, जो कि दिनेश कार्तिक। देखिए दिनेश कार्तिक का फॉर्म एक बहुत बड़ा समस्या है। अगर दिनेश कार्तिक चल जाते हैं तब तो आरसीबी का भाई बल्ले बल्ले, अगर वो नहीं चलते हैं तब आरसीबी गया, खत्म। दिनेश कार्तिक के बाद आप किसे देखते हैं? मतलब कोई प्रॉपर बैट्समैन ही नहीं है भाई। महिपाल लोमरोर आप खिला सकते हो। महिपाल लोमरोर का अगर हम नंबर 7 पे खिलाए तो उसके मतलब उसके पास से आपको थोड़ा सा मतलब लेफ्ट आर्म स्पिन का थोड़ा वेरिएशन भी मिल जा सकता है। ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिन बीच बीच में आकर थोड़ा सा 2-3 ओवर दे सकता है। और उसके साथ नंबर 8 पे तो आएगा, कौन आएगा भाई? करण शर्मा। क्योंकि आप अगर देखें आरसीबी ने पेसर्स के ऊपर तो काम किया, पेसर्स भी लिए, मतलब आप कह नहीं सकते कि बहुत अच्छा पेसर लिया या बहुत बुरा पेसर लिया, मतलब एवरेज पेसर। अल्जारी जोसेफ का जो फॉर्म रहता है, अल्जारी जोसेफ का जो बॉलिंग रहता है, वो एवरेज रहता है भाई। मतलब कुछ ऐसा नहीं कि कुछ खास रहता है, वो एवरेज ही रहता है एकदम। तो उसके साथ अगर लॉकी फर्गुसन को शामिल किया, लॉकी फर्गुसन अच्छा है, पर थोड़ा बहुत रन खा जाता है बीच बीच में। इकोनॉमी बहुत हाई रहता है, विकेट भी चटकाता है, बहुत बढ़िया विकेट चटकाता है। पर अगर आप देखें बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा समस्या जो है वो उसका स्पिन बॉलिंग है। स्पिनर कौन है भाई? मैक्सवेल तो एक पार्ट टाइम स्पिनर है। आप अगर मैक्सवेल के ऊपर इतना दारोमदार छोड़ते हो कि मैक्सवेल आके आपको विकेट दे देगा, तब तो नहीं है ना। आपके पास एक की विकेट टेकर होना चाहिए। की विकेट टेकर आपके पास है कौन?
है तो है वो करण शर्मा। भाई करण शर्मा कौन से, मतलब आईपीएल का कौन सा परफॉर्मेंस करण शर्मा अब तक करके दिखाया है भाई? आप लोग ही बोलिए, कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग, क्योंकि करण शर्मा तो आपका की फैक्टर नहीं हो सकते ना। पिछली बार था जो वानिंदो हसरंगा, हमने सोचा था कि आरसीबी फिर से हसरंगा के पीछे भागेगा, क्योंकि अच्छा तो स्पिनर आपके पास है नहीं ना, तो आप क्या भी कर सकते हैं। और इंडियन स्पिनर तो वैसे भी अच्छा नहीं है, करण शर्मा है। महिपाल लोमरोट तो भाई मतलब उतना आप उसके ऊपर भरोसा नहीं जता सकते, जैसे कि आप जडेजा, अक्षर पटेल, इन लोगों के ऊपर जता सकते हो। तो लेफ्ट आर्म स्पिन के ऑप्शन में आप महिपाल लोमरोट ऐसा कुछ खास भी नहीं करके देगा आपको। उसके साथ ही मतलब क्या ही तो बोले, और तो कोई स्पिनर मुझे दिख ही नहीं रहा। करण शर्मा, महिपाल लोमरोट और ग्लेन मैक्सवेल, कोई भी की स्पिनर है नहीं। और दो स्पिनर तो पार्ट टाइम स्पिनर है। करण शर्मा अगर मेन स्पिनर होता है तो देखते हैं, अब सब कुछ समय के ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या करता है वो लोग आईपीएल के स्टेजेस पे। ठीक है, ठीक है। और अगर हम पेस डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, हाँ पेस डिपार्टमेंट आपका पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर पावर प्ले में अगर आप मोहम्मद सिराज इज अ बीस्ट इन द पावर प्लेस। ओके, सो मोहम्मद सिराज बीस्ट होने से ही नहीं होता है, मतलब मोहम्मद सिराज का एक अच्छा जोड़ीदार होना चाहिए भाई। आप उसका जोड़ीदार के रूप में किसको देख रहे हो? किसको देख रहे हो? यश दयाल को देख रहे हो। अगर यश दयाल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तब तो मोहम्मद सिराज के ऊपर भाई प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि बल्लेबाज जब समझेगा कि मोहम्मद सिराज अच्छा बॉलिंग कर रहा है उसको छोड़ देगा, और अगले ओवर में जब यश दयाल आएगा पावर प्ले में, यश दयाल को पूरा धो के रख देगा। आप लोग अगर पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप अगर आप देखें वर्ल्ड कप में, नसीम शाह के बाहर हो जाने से क्या हुआ, मतलब शाहीन शाह का जो मेन जो जोड़ीदार था वो ही टूट गया भाई। शाहीन शाह के साथ कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था, शाहीन शाह को भी मार पड़ रहा था। यही फैक्टर है आरसीबी के साथ। अगर आप सिराज का प्रॉपर जोड़ीदार और अगर यश दयाल अगर प्रॉपर जोड़ीदार के रूप में अपना रोल नहीं निभा सकते हैं, तब तो क्या ही कह सकते हैं, तब तो आरसीबी का बल्ले बल्ले नहीं, पूरा दूसरी टीमों का बल्ले बल्ले हो जाएगा। इसके साथ ही पिछले बार था हर्षल पटेल, जो कि एक की डेथ बॉलर का ऑप्शन लेके आता था। अभी आपके पास तो डेथ बॉलर ही नहीं है भाई, मतलब डेथ ओवर्स में आप किसको कराएंगे भाई? यश दयाल को कराएंगे, रिंकू सिंह से 5 छक्के पड़ के उसका तो कॉन्फिडेंस ही निकल गया था। तो यश दयाल इज नॉट अ प्रॉपर डेथ बॉलर। मोहम्मद सिराज हाँ थोड़ा बहुत वो बाउंसर मार देता है, यॉर्कर एग्जीक्यूट कर देता है, पर मोहम्मद सिराज का मतलब वो एक सीजनल बॉलर है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये अंतरराष्ट्रीय एक्सपीरियंस लेके जरूर आता है, पर वो एक सीजनल बॉलर है, क्योंकि एक सीजन में आईपीएल में बहुत अच्छा करेगा, बहुत ही इंप्रेसिव करेगा, और अगले सीजन में वो क्या करेगा, मतलब रन पड़ेगा बहुत ज्यादा, और डेथ बॉलर तो वो है नहीं वैसे भी ना। तो आप मोहम्मद सिराज पे तो इतना प्रेशर नहीं दे सकते। और उसके बाद कौन है भाई? लॉकी फर्गुसन का तो वैसे भी मार पड़ेगा, वैसे भी मार पड़ेगा। तो आपके पास डेथ बॉलर के रूप में है कौन? कोई भी नहीं। तो ये एक बड़ा समस्या है। तो द फर्स्ट समस्या जो है वो है इसका फिनिशिंग डिपार्टमेंट। दिनेश कार्तिक, महिपाल लोमरोट, ये लोग तो फिनिशर है नहीं, अच्छा फिनिशर है नहीं। उसके साथ ही जो है स्पिन डिपार्टमेंट सबसे बड़ा थ्रेट है इस टीम का। और उसके बाद डेथ बॉलिंग मुझे दिख नहीं रहा। ये टीम अगर 200 रन मारे ना तो 200 रन खा भी सकता है। 200 रन अगर 20 ओवर में मारे तो वो 15 ओवर में 200 खा भी सकता है। मतलब बॉलिंग ऐसा है मेरे हिसाब से। आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा आपको इसका बॉलिंग ऑप्शन कैसा लगा आरसीबी का, ठीक है। सो मेरे हिसाब से यही था। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ प्लेइंग 11। फाफ डु प्लेसी, विराट कोहली, उसके बाद रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमेरून ग्रीन, ओके। उसके बाद आएगा दिनेश कार्तिक कीपर के रूप में, और उसके बाद ही जो आएगा महिपाल लोमरोट या फिर मयंक डागर में से किसी एक को आप खिला दीजिए। नंबर 8 पे आएगा करण शर्मा, नंबर 9 पे आएगा अलजारी जोसेफ या लॉकी फर्गुसन में से किसी एक को, नंबर 10 पे आएगा मोहम्मद सिराज, 11 पे आएगा यश दयाल। और अगर आप इंपैक्ट रूल के रूप में देखें, इंपैक्ट रूल के रूप में आप एक बैटर एक्स्ट्रा खिला सकते हो या फिर बॉलर एक्स्ट्रा खिला सकते हो, जो आपका नीड्स है। बैटर के रूप में अगर मैं जो देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से बैटर के रूप में वो लोग खिलाएंगे अनुज रावत को, ठीक है, इंपैक्ट रूल के तहत। तो यही है मेरे हिसाब से प्लेइंग 11। आप लोगों के हिसाब से प्लेइंग 11 क्या है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और लाइक बटन नीचे है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।